गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कशन किया था। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या जाना था कि ये ऐसे प्रकार का रेक्टिफायर है जिसके अंदर हम लोग इनपुट के अंदर एसी वेव देते हैं और आउटपुट के अंदर हमें उस पूरी वेव का आधा पार्ट ही डीसी के अंदर कन्वर्ट होके मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधा का पार्ट ही कन्वर्ट हो रहा था इसलिए हम लोग उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहे थे। और फुल वेव रेक्टिफायर की जब भी आप बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो एसी वेव आपने इनपुट के अंदर दी है वो पूरी की पूरी डीसी के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, यानी आउटपुट के अंदर अपने को पूरी की पूरी वेव मिल रही थी, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब जब भी अपन फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कमी थी। क्या कमी थी कि वहाँ पे अपने को एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता रहती थी। कब? जब भी आपको एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग उस ट्रांसफार्मर की इस्तेमाल को या उसकी उपयोगिता को ख़त्म करने के लिए हमने एक नया सर्किट बनाया जिसका कार्य भी क्या रहेगा, वो भी पूरी की पूरी वेव को डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। और उस सर्किट का नाम क्या रह गया, ब्रिज रेक्टिफायर। यानी ब्रिज रेक्टिफायर भी एक प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर ही है, पर इसके अंदर एक तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होगा और दूसरा आप वहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ 2 ही डायोड का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे 2 की जगह 4 डायोड इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब जैसे उसका सर्किट बनाते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, फुल वेव जो रेक्टिफायर रहता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये इस प्रकार से बनता है कि भाई जो 4 डायोड रहते हैं वो एक ब्रिज के फॉर्म के अंदर कनेक्टेड रहते हैं। देखिए ये ब्रिज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये जैसे क्या रहता है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इस रेक्टिफायर के जो 4 डायोड हैं इनको आप अगर नोट करोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो अपोजिट ब्रांचेस वाले जो डायोड्स हैं वो एक ही दिशा के अंदर है और ये जो दूसरे जो बचे हुए अपोजिट साइड वाले डायोड्स हैं ये दूसरी दिशा के अंदर है। ठीक है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है और इनकी दोनों की सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अब जैसे इन चारों डायोड्स को अगर आप देख रहे होगे तो इसके यहाँ पे अपने को 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इन कॉर्नर्स को अगर अपन नाम दे देते हैं, जैसे ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया, तो अब क्या रहेगा, इन चारों में से किन्हीं भी 2 जो कॉर्नर्स हैं उसको अपने को क्या देनी पड़ेगी, एसी सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अगर अपन एसी को बनाना चाहें तो ये जैसे एसी सप्लाई अपन इसको दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो बचे हुए जो 2 टर्मिनल है ना वो लोड से कनेक्टेड रहेंगे आउटपुट प्राप्त करने के लिए। जैसे ये लोड यहाँ अपन ने कनेक्ट कर दिया, इसको अपन ने लोड बोल दिया और इस लोड का प्रतिरोध अगर अपन ने RL लिख दिया। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब जैसे जो 4 डायोड है ना, इन चारों डायोड को अपन कोई नाम दे देते हैं। जैसे ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया और ये D4 हो गया। ठीक है, अब जब भी आपको एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या करोगे, इस साइड में इनपुट के अंदर आप क्या दोगे, इसको एसी सप्लाई दोगे और यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल पे अपने को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे अपने को डीसी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एसी अगर अपन देंगे तो जैसे अपन इनपुट को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। इनपुट यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, ये जैसे इनपुट हो गया, ये इनपुट की जैसे एसी वेव हो गई। ठीक है, अब ये जो इनपुट रहेगा इससे जो आउटपुट बनेगा उस आउटपुट को अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं जैसे। ठीक है, मैं यहाँ से मार्किंग कर लेता हूँ ताकि अपने को वेव की जो टाइमिंग है उसके बारे में भी जानकारी रहे। ये जैसे मार्किंग कर ली अपन ने। अब देखिए ना, अब अपने को क्या पता है कि आप जब भी एसी इसको इनपुट के अंदर दोगे तो क्या रहेगा, एक बार तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर ये जो धनात्मक ध्रुवता है वो जाएगी इस सर्किट के इनपुट के अंदर और दूसरे केस के अंदर ये ऋणात्मक जो ध्रुवता है वो इसके ऊपर कनेक्ट रहेगी, फिर वापस धनात्मक और फिर वापस ऋणात्मक। ठीक है, अब जैसे आपने इनपुट दिया और ये जो धनात्मक ध्रुवता यहाँ पे अगर आई तो हम लोग ये मानते हैं कि इस धनात्मक ध्रुवता के कारण यहाँ पे तो धनात्मक ध्रुवता इस सर्किट के लिए उत्पन्न हुई और इस साइड में ऋणात्मक उत्पन्न हुई। ठीक है, और ये जो धनात्मक है क्योंकि ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो इस पॉइंट पे भी धनात्मक ध्रुवता अपने आप प्रेरित हो गई और इस पॉइंट के ऊपर ऋणात्मक ध्रुवता
प्रेरित हो गई। ठीक है, ये सर्किट है, ये इसका इनपुट है। अब जैसे इसकी कार्यप्रणाली की अगर अपन बात करेंगे तो पहले हाफ के अंदर जब यहाँ पे प्लस उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे माइनस उत्पन्न हो रहा है, तो आप क्या देखोगे, देखिए ना, इस साइड में आप क्या देखोगे कि ये जो प्लस सिरा है ना, इस डायोड के तो N से कनेक्टेड है और इस डायोड के P से कनेक्टेड है। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, जब भी प्लस सिरा डायोड के N से कनेक्टेड रहता है, इसका मतलब वो डायोड कैसे रहता है, रिवर्स बायस में। यानी अगर आपको फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड को रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सिरे को P से कनेक्ट करना रहेगा, जो कि किस में हो रहा है, इस वाले डायोड के अंदर हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। तो जब भी ये रिवर्स बायस रहेगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, और जब भी ये रिवर्स बायस रहता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर, उस डायोड के अंदर से क्या प्रवाहित नहीं होती, अपने को पता है वहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, यानी फर्स्ट हाफ की अगर आप बात करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये प्लस इससे कनेक्ट, इसके P से कनेक्टेड है, यानी ये फॉरवर्ड बायस है। जो धारा रहेगी वो इस दिशा में होती हुई इस लोड को मिलेगी। ठीक है, और ये वाला जो है कार्य नहीं करेगा, इस साइड धारा इसीलिए नहीं जा रही है। अब क्या होएगा, ये जो धारा है, क्योंकि अपने को माइनस टर्मिनल तक लेके जानी है, तो ये धारा यहाँ पे कहीं तक आएगी, देखिए ना, यहाँ पे। अब आप क्या देखोगे, ये वाला जो डायोड है ना, इस डायोड के N से ये माइनस कनेक्टेड है और यहाँ पे ये जो माइनस है ये इस डायोड के P से कनेक्टेड है ना। और अगर माइनस P से कनेक्टेड रहेगा तो ये डायोड कैसे कार्य करेगा, रिवर्स बायस के अंदर कार्य करेगा, और ये वाला डायोड कैसे कार्य करेगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर कार्य करेगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो धारा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, इस दिशा के अंदर होते हुए अपने को वापस इसके माइनस सिरे के अंदर चल जाएगा। यानी ये जो सर्किट की धारा है वो पूरी की पूरी इस रास्ते से फ्लो होके इसके माइनस के अंदर चलेगी। ठीक है, ये धारा इस साइड इसलिए नहीं गई क्योंकि ये रिवर्स बायस के अंदर है। ये धारा यहाँ पे आने के बाद इस साइड भी इसलिए नहीं गई क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर है। ठीक है, अब क्योंकि ये हाफ वेव अपने को आउटपुट के अंदर मिल गई और वो किस डायरेक्शन के अंदर मिली, इस डायरेक्शन के अंदर मिली, तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस प्लस पहले हाफ को बना लेते हैं। ये पहला हाफ है जो किसके कारण अपने को मिला है, एक तो D2 के कारण और D4 के कारण। तो अपन ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो D2 और एक D4 के कारण अपने को क्या मिला है, ये पहला हाफ मिला है। ठीक है, यानी जो जब भी आपने धनात्मक ध्रुवता इसके ऊपर इनपुट के अंदर दी तो अपने को ये हाफ मिल गया। अब अपन ऋणात्मक सिरे की बात करते हैं। तो अब देखिए ना, मैं क्या करता हूँ, इन डायरेक्शंस को मिटा लेता हूँ एक बार के लिए। देखिए ना, ठीक है। अब देखिए ना, मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन को यहाँ पे रखा है बना के, ताकि हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, वो चीज़ अभी अब मैं आपको डिस्कस करके बता भी दूंगा क्या किसके लिए। ये डायरेक्शन जो क्या है, ये डायरेक्शन अपने को पहले हाफ की डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन थी, जो आप क्या देख रहे थे, इस साइड से होते हुए इसके अंदर जा रही थी। ठीक है, अब इसे दूसरे हाफ की अगर आप बात करोगे, यानी जब ये ऋणात्मक ध्रुवता इसके अंदर से जाएगी, यानी इस सर्किट के इनपुट के अंदर लगेगी, तो आप क्या देखोगे कि ये जो सिरा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो इनपुट के अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर ये प्लस था और ये माइनस था। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट प्लस हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या होएगा, ये अगर प्लस है तो इसके साथ जो कनेक्टेड ये टर्मिनल है D पॉइंट, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, प्लस उत्पन्न हो जाएगा, और ये माइनस है तो इससे जो कनेक्टेड ये एक तरीके से जो बी जो कॉर्नर है, इसके ऊपर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या बताया, धारा जो रहती है वो कौन से सिरे से निकलती है, प्लस से निकलती है, तो ये धारा निकलते हुए इस पॉइंट तक आ गई। अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे कौन सा सिरा है, प्लस है, और ये प्लस किससे कनेक्टेड है, इस डायोड के D4 के, तो क्या है, एक तरीके से N से कनेक्टेड है, और ये प्लस इस D3 के P से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये प्लस, क्योंकि ये प्लस इसके N से कनेक्टेड है, तो ये कौन से, फॉर रिवर्स बायस के अंदर हो गया, और ये इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। और ये जो दूसरा डायोड है, इसके प्लस के, ये प्लस इसके P से कनेक्टेड है, तो ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा, और ये जो करंट रहेगी इसके थ्रू अपने को लोड के अंदर
मिलने लगेगी। ठीक है, अब देखिए ना, पहला जो हाफ था उस केस के अंदर भी करंट की डायरेक्शन ये थी, इस हाफ के अंदर भी करंट की डायरेक्शन सेम ही है। ठीक है, ठीक है, यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दोनों हाफ के अंदर जब भी अपने को आउटपुट लोड के ऊपर मिल रहा है तो दोनों कंडीशन के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब जैसे सर्किट को पूरा करते हैं हम लोग, तो ये करंट इस सिरे तक यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट तक आ गई। अब आप क्या देखोगे, देखिए ना, ये माइनस सिरा है। ठीक है, ये माइनस सिरा इसके तो P से कनेक्टेड है और इसके किससे, N से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्योंकि इसके N से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, माइनस N से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये माइनस P से कनेक्टेड है तो ये कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, तो ये करंट क्या रहेगी, पहले ये तो पहले से ही रिवर्स बायस है क्योंकि यहाँ पे प्लस N से कनेक्टेड था। अब ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये करंट इस साइड ना जाके इस साइड जाएगी और यहाँ से इस साइड घूम जाएगी। क्यों घूमी, क्योंकि ये वापस रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस वाले पार्ट के अंदर करंट प्रवाहित नहीं होती है और ये करंट ऐसे होते हुए इस किसके अंदर, इस वापस सोर्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, यानी करंट इस साइड से निकली, D3 के अंदर गई, D3 के बाद लोड के अंदर गई और लोड के बाद इस A पॉइंट पे जाते हुए D1 से होते हुए वापस सोर्स के अंदर चले गई। ठीक है, और आप क्या देखोगे, जो लोड है ना, उस लोड के ऊपर दोनों कंडीशन के अंदर क्या थी, करंट की डायरेक्शन सेम थी। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट भी बनाओगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या रखोगे, सेम रखोगे। और ये जो वेव है किसके कारण उत्पन्न हुई, आप क्या देख रहे हो, सेकेंड जो पार्ट था, सेकेंड जो पार्ट यानी ऋणात्मक जो ध्रुवता है वो किसके कारण अपने को आउटपुट के अंदर मिली, एक तो D1 और D3 के कारण। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए इसको लिख लेंगे D1 और D3। ठीक है, अब जब नेक्स्ट हाफ आएगा तो वापस ये धनात्मक रहेगा और धारा जो रहेगी वो जो पहली कंडीशन के अंदर थी उसी कंडीशन के अंदर वापस इसके अंदर प्रवाहित होएगी। कैसे, इस साइड से होते हुए। ठीक है, तो ये वापस से ये हाफ मिल जाएगा अपने को और वापस से ये हाफ ऋणात्मक के केस के अंदर मिल जाएगा। ये किसके कारण मिलेगा, ये वापस D2 और D4 के कारण और ये वापस D1 और D3 के कारण। ठीक है, यानी एक छोड़ के एक ये जो दो डायोड है वो कार्य कर रहे हैं और एक छोड़ के एक ये दो डायोड हैं जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। कौन से प्रकार की, ब्रिज रेक्टिफायर की। ठीक है, ये और जो नॉर्मल फुल वेव रेक्टिफायर है, दोनों का कार्य क्या रहता है, दोनों का कार्य एसी की पूरी वेव को आउटपुट के अंदर हमें देना रहता है। ठीक है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर ये है कि भाई यहाँ पे हमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता नहीं है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे अपने को 2 की जगह 4 डायोड चाहिए होते हैं। ठीक है, होप जो आज अपन ने डिस्कस किया है जिसका टॉपिक का नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और इसके अलावा भी मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल के वीडियोस को, इस वीडियो को और अन्य वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर। और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।